कहते हैं इतिहास सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं होता, कभी कभी इतिहास एक सिहरन बनकर भी आता है। आज हम उसी सिहरन की कहानी आपको सुनाएंगे और एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया के पहले जेन-ज़ी आंदोलन ने सुपर पावर अमेरिका को बेबस कर दिया था और ईरान में शुरू हुई क्रांति को दुनिया के नक्शे पर सबसे तेज लकीर बना दिया। नमस्कार, मैं हूं देवेश जायसवाल। सन 1989 की ठंडी सुबहों में तेहरान की हवाओं में कुछ अलग ही बेचैनी थी। ईरान, जहां अभी अभी इस्लामिक क्रांति का तूफान गुजरा था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उखाड़कर नया शासन बैठ गया था। सड़कों पर क्रांति के नारे धीमे पड़ रहे थे, लेकिन लोगों के मन में एक ज्वाला अब भी धधक रही थी। अमेरिका के खिलाफ गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि अमेरिका ने दशकों तक शाह का साथ दिया, उसे बचाया, उसकी नीतियों को सुरक्षा दी और अब जब शाह कैंसर से जूझ रहा था, अमेरिका ने उसे इलाज के लिए अपने देश में जगह भी दे दी। ईरानी क्रांतिकारी छात्रों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि अमेरिका शाह को वापस लाने की तैयारी कर रहा है और फिर से ईरान के मामलों में दखल देगा। इसी उबलते माहौल में आया 4 नवंबर 1989, एक ऐसा दिन जिसने आने वाले 444 दिनों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार को घुटनों पर ला दिया। तेहरान में उस समय कुछ 100 कट्टर क्रांतिकारी छात्र अमेरिकी दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए। पहले तो यह सामान्य विरोध जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक ये नारे धीरे धीरे तेज होने लगे। भीड़ बढ़ने लगी और थोड़ी ही देर में छात्रों ने दूतावास के गेट तोड़ दिए। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले ही दर्जनों छात्र इस दूतावास में घुस चुके थे। चीखें, भगदड़, कमरों की तलाशी और देखते ही देखते दूतावास के 90 से ज्यादा लोग पकड़ लिए गए। गैर अमेरिकियों को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन 53 अमेरिकी नागरिक छात्रों के कब्जे में थे, दुनिया की महाशक्ति के नागरिक, और उन्हें पकड़े हुए थे कुछ कॉलेज के छात्र। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरा अमेरिका हिल गया। व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति जिमी कार्टर के सामने मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। दुनिया भर के अखबारों में सिर्फ एक ही तस्वीर छाई हुई थी। ईरानी छात्र आंखों पर पट्टी बांधे अमेरिकियों को लेकर जा रहे थे। ईरानी नेता अयातोल्लाह खुमैनी ने छात्रों का समर्थन कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ दूतावास पर कब्जा नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ जनता का फैसला है। खुमैनी के समर्थन के बाद मामला और गंभीर हो गया। अब यह कोई गुंडागर्दी नहीं थी, यह ईरानी क्रांति का अंतरराष्ट्रीय ऐलान था जो पूरी दुनिया के सामने किया गया था। दिन बीतने लगे, एक एक दिन जैसे एक साल बन गया था। बंधकों को तेज रोशनी वाले कमरों में रखा जाता, कई बार उनसे पूछताछ होती। दुनिया भर में उनके परिवार इंटरव्यू दे रहे थे, रो रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी जनता में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति कार्टर पर दबाव असहनीय हो चुका था। कूटनीति काम नहीं कर रही थी, बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। ईरान अड़ा हुआ था, शाह को सौंपो, माफी मांगो, वरना बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। 4 महीने बीत चुके थे, तभी व्हाइट हाउस में एक साहसी फैसला हुआ, एक गुप्त सैन्य अभियान चलाने का। एक ऐसा ऑपरेशन जो अमेरिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था, लेकिन जिसके पन्नों पर बाद में सिर्फ काला धब्बा रह गया। यह मिशन था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। योजना बेहद जटिल थी। रात के अंधेरे में अमेरिकी कमांडो रेगिस्तान में उतरेंगे, गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए तेहरान पहुंचेंगे, दूतावास पर हमला करेंगे और बंधकों को मुक्त करवा लेंगे। सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1980 की उस रात में सब कुछ ठीक तरीके से शुरू हुआ। कमांडो हेलीकॉप्टर से ईरान के रेगिस्तान डेजर्ट 1 में पहुंचे, लेकिन अचानक रेत का तूफान आ गया। 2 हेलीकॉप्टर खराब हो गए, मिशन का संतुलन बिगड़ गया और जैसे ही वापसी की कोशिश शुरू हुई, एक हेलीकॉप्टर एक कार्गो विमान से टकरा गया। भयंकर विस्फोट हुआ और 8 अमेरिकी सैनिक मौके पर ही मारे गए। यह खबर अमेरिका में आग की तरह फैली। लोग दुखी भी थे और गुस्से से भरे हुए भी थे, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अपने ही लोगों को नहीं बचा पाई और राष्ट्रपति कार्टर को एक तरफ से वो चारों तरफ से घिर गए। उधर ईरान में इस घटना के बाद जश्न शुरू हो गया। अमेरिका पर जीत का नया नारा और बुलंद हो गया। महीने गुजरते गए। 1980 के चुनाव में कार्टर का सितारा डूब गया और अमेरिका में नए नेतृत्व के तौर पर उभरे रोनाल्ड रीगन। ईरान समझ गया था कि अमेरिका में सत्ता बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है और अंततः अल्जीरिया की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, अल्जीयर्स एकॉर्ड्स।
अमेरिका ने ईरान की कुछ आर्थिक शर्तें मानी और ईरान ने बंधकों को छोड़ने पर हामी भर दी। फिर आया 20 जनवरी 1981। रोनाल्ड रेगन अपने उद्घाटन भाषण के लिए मंच पर खड़े थे और ठीक उसी समय तेहरान एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी। उस विमान में थे 444 दिनों से कैद अमेरिकी बंधक। 6 महीनों का डर, तनाव, भय और इंतजार आखिर खत्म हुआ। अमेरिका में जैसे त्योहार मन गया। सड़कों पर लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। टीवी चैनलों पर लगातार बंधकों की वापसी की झलकियां चल रही थी। पर व्हाइट हाउस के अंदर जिमी कार्टर ठहरे हुए थे। वो राष्ट्रपति जिसने संकट को शुरू होते देखा, लड़ता रहा, लेकिन रिहाई का क्षण देखने के लिए वो पद पर नहीं रह पाया। ईरान अमेरिका बंधक संकट ने दुनिया को कई बातें सिखाई। यह सिर्फ एक दूतावास पर हमला नहीं था, यह दोनों देशों की सोच में गहरी खाई का प्रतीक था। इसने साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भावनाएं, गुस्सा, प्रतीक ये सब हथियार बन जाते हैं। और सबसे बड़ा सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कभी-कभी अपनी ही रणनीति, अपने ही फैसले और दूसरी तरफ बैठे कुछ गुस्से से भरे छात्रों के सामने बेबस हो जाती है। आज भी जब अमेरिका और ईरान के रिश्तों की बात होती है तो 444 दिनों की यह कहानी जैसे उनकी बातचीत की दीवार पर एक छाया की तरह टंगी रहती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि संकट चाहे कितना लंबा हो, अंत में उसे मानवता, बातचीत और समय ही खत्म करते हैं। इंसानी रणनीतियां केवल दिखावे के लिए होती